नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों हम डेली 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे, लेकिन बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो 3-4 दिन से काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि आप क्लासेस नहीं लेकर आ रहे हो मॉक टेस्ट की। लेकिन इन 3-4 दिनों में जो मैं नहीं प्रश्न लेकर आई हूँ, तो आज के इस वीडियो क्लास में 90-92 प्रश्न करवाऊँगी, जिसमें से तमस, मैला आंचल, गोदान उपन्यास से ये प्रश्न होंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये सारे ही उपन्यास हैं जिनमें से हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 3 उपन्यास से मैं आज महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाली हूँ। तो प्रीवियस वीडियो जो 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई थी, अगर आपने नहीं देखा है, लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज के इस वीडियो में हम 92 प्रश्न करेंगे बिना समय बर्बाद किए हुए। मैं चाहती हूँ कि आप इसके जो ऑप्शंस हैं वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़िएगा। ऑप्शंस पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बिना समय बर्बाद किए हुए 92 प्रश्न करेंगे हम। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में से वर्णित गांव कौन सा है? ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो गोदान उपन्यास में जो गांव हैं कौन कौन से हैं वो आपने बताना है देख के। तो एक है सेमरी गांव, तो एक दूसरा है बेलारी। तो ख और ग विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? ये आपने बताना है। तो ये जो संवाद हुआ है ये मेहता और मालती के बीच में हुआ है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? लक्ष्मी दासिन, तो ये है मैला आंचल के। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी का जन्म किस सन में हुआ? तो जो महत्वपूर्ण जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके जन्म काल क्रम के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट नोट्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर आप उनको रिपीट में सुनते हैं तब भी आपको जहन में रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भीष्म साहनी का जन्म 1915, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी ने तमस में कितने दिन की कहानी प्रस्तुत की है? तो कितने दिन की कहानी प्रस्तुत की है? तो 5 दिन की है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लाला लक्ष्मी नारायण किसके व्यापारी थे? तो किसके व्यापारी थे ये आपने बताना है। तो ये थे कपड़े के। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मौलाना आज़ाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, उपयुक्त कथन किसका है? ये बताना है आपने। तो ये जो कथन है, ये कथन है रूमी टोपी वाले का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्यों कश्मीरी किसी से कम है? कश्मीरी कांग्रेस का कुक्कड़ है, किसने कहा? तो ये कहा है शंकर ने। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये सारा जो कहानी में ये उपन्यास के जो प्रश्न करवा रही हूँ ना, ये तमस उपन्यास से करवा रही हूँ, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। भीष्म साहनी के औपन्यासिक कृति कौन सी नहीं है? इन 4 विकल्प में से 5 है, 5 में से कौन सी औपन्यासिक कृति नहीं है? तो वो है कश्यप। ये किसकी है? कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। निम्न में से गलत युग्म को अलग कीजिए। तो गलत युग्म को अलग करना है आपने। तो भीष्म साहनी का त्यागपत्र है, नहीं, ये किसका है ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेशन में। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, त्यागपत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुक्रम में इसको अनुक्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, साहनी की रचनाओं का क्रम लगाइए। इस तरह से अब क्रम में पूछा जाने लगा है।
तो साहनी, भीष्म साहनी की जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको सब याद होनी चाहिए उनके सन के साथ। तो भीष्म साहनी की जो रचना है उनको क्रम में लगाना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। इनके सन आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी को किस वर्ष साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? अगला प्रश्न है, किस वर्ष साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो ये 1975 में मिला। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में किस गांव में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं? किस गांव में? तो ये फैलते हैं सैयदपुर में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वर्मा की लड़ाई में भाग लिया था? वर्मा की लड़ाई में कौन भाग लिया था? तो ये लिया था किशन सिंह। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरनाम सिंह और उसकी पत्नी किसके यहाँ पनाह लेते हैं? किसके यहाँ पनाह लेते हैं? तो किसके यहाँ? रमजान के यहाँ पनाह लेते हैं। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के धारावाहिक के प्रसारण किसमें हुआ था? तमस उपन्यास का धारावाहिक का प्रसारण किसमें हुआ था? तो ये प्रसारण हुआ था दूरदर्शन पे। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साहनी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहनी जी को, तो ये मिला तमस को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किसका है? तो ये कथन है फणीश्वरनाथ रेणु का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? किसका था? तो ये सोशलिस्ट पार्टी का था। विकल्प बी आएगा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? कौन था मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया? तो ये था ठाकुर राम कृपाल सिंह। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो ये कथन है मैला आंचल में महंत सेवादास का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये मिला था पद्मश्री का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले भूमिहार राजपूत कायस्थ यादव हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता जुल्म हो रहा है मैला आंचल में, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो बावन दास का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाति बहुत बड़ी चीज है, जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी के जाति में ही, यही तो जाति है, मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो ये कथन है बालदेव का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जिसके सहारे जी रहा है, आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार श्रुतियों को अनुशासन में बांध रखा है, यह कथन मैला आंचल में किसका है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर प्रशांत का है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांव में चील काग उड़ेगा, यह कथन मैला आंचल में किसका है? तो ये कथन है ज्योतिक काकी का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए, यह 3 रंग का झंडा थोड़ा सादा थोड़ा लाल और पीला, यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वासुदेव का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्योतिक जी ठीक कहते हैं,
गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं, जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहां जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो मैला आंचल में यह कथन आ जाएगा लक्ष्मी जी का है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। ये जितने भी उपन्यास हैं इनके पात्र आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगला प्रश्न बनता है, साहेब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी ज़िले का हूँ मैं, यदि एक पैसा खा भी लूँगा तो इसी ज़िले में रहेगा। यह कथन किसका है? तो ये दरोगा साहब का है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनाज की ऊंची दर से किसको फ़ायदा होता है? अनाज की ऊंची दर से किसको फ़ायदा होता है? तो तहसीलदार को होता है, सिंह जी को होता है, खिलावन सिंह यादव को होता है, इन तीनों को होता है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? तो ये थे चिनगारी जी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? तो इसमें गेहूं नहीं था। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो किसने गिरफ्तार करवाया था? तो ये करवाया था छोटन बाबू ने। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? तो कुमार नीलोत्पल। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामदास किससे दासीन रखने की अनुमति मांगता है? रामदास किससे दासीन रखने की अनुमति मांगता है? तो ये लक्ष्मी से मांगता है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मठ का पुराना नौकरान है, भूख से मरेंगे वे लोग जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बाचने वाला दूध मलाई खाता है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन आ जाएगा रामदास का है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शकलदीप को कलकत्ता से कौन लाया? तो ये लाया ससुर। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जुलूस में रथी को किसने कंधा नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया कंधा? खिलावन ने नहीं दिया। विकल्प सी सही उत्तर होगा। नागर क्या है? अगला प्रश्न बनता है, नागर क्या है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, बारहमासी नदी, इन दोनों को ही कहते हैं नागर। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बावनदास बालदेव को गांधी जी की लिखी चिट्ठी किसे देने को देता है? तो ये देता है गांगुली को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनोहर सुगंध इनमें से किससे निकलती है? तो मनोहर सुगंध इनमें से निकलती है बीजक से, लक्ष्मी की देह से, चंदन से। तो इन तीनों से निकलती है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, झगड़ू न जाहूं कचहरिया बई मनवा के ठाठ जहां, किसके कथन को बालदेव जी कहते हैं? तो ये कहते हैं महात्मा गांधी जी के कथन को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कोठारिन महात्मा जी को किसका भक्त बताती है? तो ये बताती है सतगुरु का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मैला तन सुथरो, उल्टी जग की रीत। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लक्ष्मी का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालदेव किसके चरण पकड़कर भारत माता की जय बोलने लगे? तो बालदेव तो ये बोलने लगे लक्ष्मी कोठारिन का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसके ऊपर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया होती है? तो ये होती है कमली के ऊपर। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर प्रशांत और कमली की जोड़ी को क्या कहा गया है? डॉक्टर प्रशांत और कमली की जोड़ी को क्या कहा गया है? तो दो पंक्षियों का जोड़ा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न क्या था? होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न गऊ की लालसा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, किसका कथन है? तो ये कथन है भोला का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? कि वो अच्छे खिलाड़ी थे, ये गलत आएगा। विकल्प डी सही उत्तर होगा। 50 प्रश्न कर लिए, आगे करें। इससे पहले जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं 1 लाइन वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवाती हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्न। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भर पेट मिल जाए तो क्यों दर दर द्वार द्वार घूमे, कथन किसका है? तो ये कथन है गोबर का झुनिया से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या है? तो ये आ जाएगा चंद्र प्रकाश खन्ना। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से गोदान का महिला पात्र नहीं है कौन? महिला पात्र गोदान का इसमें से, इन 4 विकल्प में से कौन सा नहीं है? तो वो है सुंदरिया। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, होरी की ज़मीन कितनी थी? कितनी थी होरी की ज़मीन? तो 5 बीघा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या मिला? क्या मिला? तो पौधे सींचने का काम। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, किस आलोचक ने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे? तो किस नाम से रचना करते थे? तो ये करते थे नवाब राय के नाम से। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोदान में मूलता है किसके ऊपर है गोदान उपन्यास? तो ये है सामंती प्रथा टूटने की कहानी, समाजवाद की स्थापना के संकेत, पूंजीवादी का प्रभाव। तो ये तीनों ही आपको विषय मिल जाएंगे गोदान उपन्यास में, तो ये तीनों ही आएगा। विकल्प डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद्र में मिलते हैं उतने औरों में नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन आ जाएगा डॉक्टर नागेंद्र जी का। डॉक्टर नागेंद्र जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, एक आने में क्या नशा होगा? हाँ, झूम रहा हूँ जिसमें लोग समझे कि खूब पिए हैं, किस पात्र का कथन है? तो ये है गिरधर का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? तो ये माता दीन का बेटा है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पीना पड़ा? किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पीना पड़ा? तो ये माता दीन को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो किसान है वो सबका नरम चारा है, किसका कथन है? तो ये राम सेवक का कथन है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? तो गोबर नहीं था। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन था? तो ये था मिस्टर तंखा। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? किसने माना है? तो मालती ने माना है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राय साहब कितनी उम्र में विधुर हो गए थे? तो ये हो गए थे 36 वर्ष की उम्र में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, गोदान उपन्यास में गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या?
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों ही ऑप्शन। भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है गोदान उपन्यास में। सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन किया गया है। सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। तो विकल्प CO4 सही होगा। यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन लगाए हैं, तो चौथा सही होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ओंकारनाथ को। विकल्प 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास। विकल्प 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, यह विचार किस समीक्षक का है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र का विचार है। 4 ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उपन्यास में से प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन से हैं? अंतिम पूर्ण उपन्यास, तो ये आ जाएगा गोदान। विकल्प C सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। विकल्प 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों को क्रम में लगाओ यानी कि। तो इसमें प्रेमचंद के सारे उपन्यास आपको पता होने चाहिए उनके सन के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 सेवा सदन 1918 की है। रंगभूमि कब की है ये आप बताइए मुझे। गबन, गोदान, ये सारा आपको पता होना चाहिए। विकल्प D सही उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को उनके पुत्र अमृत राय ने कब पूरा किया? तो कब पूरा किया मंगलसूत्र? 1936 की। तो कब पूरा किया? 1948 में। विकल्प B सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को। विकल्प B सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अधूरा है? अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो रत्ना की बात। 4 विकल्प सही होगा। तो इनके आपको सन पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ये सारे सन पता होने चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, अनुक्रम में पूछे जाते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो गांधीवाद से प्रभावित है कौन सा? तो ये आ जाएगा रंगभूमि। विकल्प 4 सही उत्तर होगा। गांधीवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, इनके सन आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है मैं नहीं बता रही हूँ। अगर मैं बता दी तो आप नहीं इसको ध्यान में रखेंगे और नहीं आप याद रखेंगे। और मैं इसलिए नहीं बताती हूँ ताकि आप इसको खुद से आप निकाल के बुक इसको अपने आप याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, ये आपने बताना है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, इसको पूरा करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से कसावट आई है। तो विकल्प B इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो किस नाम से लिखा है? ये लिखा है रंगभूमि नाम से। तो इनके सारे के सन आपको पता होने चाहिए। तो विकल्प A सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। कथन किसका है? तो ये कथन है प्रेमचंद का। विकल्प A सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ये आपने बताना है इन 4 विकल्प को पढ़ के। तो
कौन सा गलत है? उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, तो ये गलत आएगा। किसकी कथा है ये आपको भी बेहतर पता है, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, गलत छांटना था। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रही है? तो ये रही है वस्तु केंद्रित की प्रधानता, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं, कथन किसका है? तो ये कथन है प्रेमचंद जी का, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में खाली कारतूसों की पेटी कौन ले आया था? कौन लाया था? तो जनरल लाया था। नहीं, जनरल नहीं आएगा यहाँ पे, धर्मदेव आएगा, विकल्प 4 आएगा इसका सही, धर्मदेव। 4 ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में किसके पुत्र को जबरन मुसलमान बनाया गया? तो यहाँ पे जबरन मुसलमान किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया हरनाम सिंह को, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तमस उपन्यास में नगर का प्रमुख कांग्रेसी नेता और अहिंसा एवं देश प्रेम की भावना का अनुयायी कौन है? 4 विकल्प में से, तो ये है बख्शी जी, विकल्प सी 3 यानी कि सही उत्तर होगा, बख्शी जी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, कौन से नहीं है? तो ये आपने बताना है। तो मैला आंचल के उपन्यास श्रीधर और सरस्वती नहीं है, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। ये किसके हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये PYQ का प्रश्न मैंने उठाया हुआ है, और PYQ के हर एक प्रश्न आपको चारों ऑप्शन विद डिटेल आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद करनी है, किस बुक से पढ़नी है, वो मैं आपको हर बार बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आपने परचेज करके उसको पढ़ना है। 2004 से 2021 तक जितने भी PYQ पूछे गए हैं विद डिटेल। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? होरी राम, तो ये था बेलारी का, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। ये भी PYQ का पूछा हुआ प्रश्न है। तमस उपन्यास के पात्र कौन से हैं? तमस उपन्यास के जो पात्र हैं वो हैं बी रिचर्ड और लीजा, बी और सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, भीष्म सानीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? किन विषयों पर केंद्रित है? तो विभाजन की त्रासदी पर, संप्रदाय विद्वेष पर, तो यहाँ पे ए और डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प ए। तो ये थे आज के, ख़त्म हो गए हैं आज के, मैंने 51 प्रश्न करवाए आज के मॉक टेस्ट में। मैंने पहले लास्ट में 3-4 दिनों से वीडियो उपलब्ध नहीं करवा रही थी, तो आज इकट्ठे मैंने 51 प्रश्न करवा दिए। कल से हम 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ फिर से टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। मैं लास्ट यूनिट जो है आपका गद्य विधाएँ वो करवाऊंगी कल, 25 प्रश्न चैलेंजिंग। ध्यान रखिएगा और तैयारी करके आइएगा। कल के मॉक टेस्ट में मैं आपको यूनिट 10 के टॉपिक से 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो